भगवान ने सांसें फ्री में दी हुई हैं, तो जो चीज़ फ्री में मिल जाती है, तो हम लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि उसके बारे में कोई जानना, कुछ ऐसा कुछ करना ज़रूरी है ना? हम लोग उसके महत्व को उतना समझते नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग ना सिर्फ़ अपना शरीर अच्छे से चला सकते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी भी अच्छे से चला सकते हैं। वो कैसे? वो हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो अगर हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में सभी बीमारियों से भी दूर रहना है, साथ ही हमें सक्सेस भी चाहिए लाइफ़ में, है ना? तो हमें ब्रीदिंग जो है वो कैसे करनी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके की जो ब्रीदिंग होती है, वो हमारी बॉडी में हीलिंग खुद करती रहती है। हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी हीलिंग अपने आप होती रहती है। तो जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो ये जो हम लोग बोलते सकते हैं कि जादूगर है ये ब्रह्मांड, है ना? इसने इस शरीर का निर्माण किया, तो इसके अंदर ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है, वो भी बना दिया। वो डॉक्टर कौन है? वो डॉक्टर है हमारी साँसें। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सेल्फ हीलिंग सिस्टम हमारी बॉडी में डाला, जो दुनिया की सबसे बड़ी दवाई की फैक्ट्री है, वो भी हमारे शरीर के अंदर ही है। लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन शक्तियों के बारे में जाना, और बहुत से कम लोग हैं जो इनका उपयोग करते हैं। और किसी को बताइए तो वो लोग मानते भी नहीं हैं, हालाँकि सबको पता है डीप ब्रीथिंग अच्छी होती है, करनी चाहिए। लेकिन कितने लोग ही हैं जो इस बात को मानते हैं, समझते हैं, इसकी प्रैक्टिस को करते हैं। आजकल के हम दौर में हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग अपनी साँसों पर फ़ोकस कर लें कि हम साँस कैसे लेते हैं, ठीक है? तो अगर इंसान इसका सही तरीके से उपयोग करना, प्रयोग करना सीख जाए, तो ना सिर्फ शरीर निरोग रहेगा, बल्कि बीमारियाँ ठीक होंगी, बल्कि इम्यूनिटी भी हमारी मज़बूत होगी, और हमारी बॉडी जैसे समय-समय पे हम लोग मौसम चेंज होता है, बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी और हम लोग बीमार भी कम पड़ेंगे। आजकल जो हम लोग देखते हैं एंज़ाइटी, डिप्रेशन, ये भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, इनको भी हम लोग अपनी साँसों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। जो साँस लेने की टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी, उनको जब हम फ़ॉलो करते हैं, तो बहुत सारा मेंटल जो टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंज़ाइटी होती है, नेगेटिविटी होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग खत्म कर सकते हैं। और इसकी वजह से हम लोग जो ब्रह्मांड, जो हम जिससे बात करते हैं कि परम शक्ति, परम ऊर्जा, है ना? हम आध्यात्म में इस तरीके की बात करते हैं, तो जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं या अपनी साँसों को बैलेंस करना सीख जाते हैं, तो हम लोग जो ब्रह्मांड की जो दिव्य ऊर्जा होती है, उसके साथ भी जुड़ सकते हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और अपने जीवन में जो हमारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, उनको पूरा करने के लिए। तो मतलब फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल सभी तरीके से हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है, अगर हम लोग अपने साँसों के रहस्य को समझते हैं तो, ठीक है? कि हमको साँसें किस तरीके से लेनी है। हम लोग एक दिन में लगभग 20,000 से 24,000 तक साँस लेते हैं, लेकिन हम लोग कैसे ब्रीथिंग कर रहे हैं उसके बारे में हम अवेयर ही नहीं हैं। साँसें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग जानते हैं कि साँसों को प्राण भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर में जीवन की शुरुआत साँसों के साथ ही होती है, और साँसों के साथ ही ये जीवन खत्म हो जाता है। हमको मालूम है कि हम खाने के बिना कुछ दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, है ना? पानी के बिना भी कुछ टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन क्या साँसों के बिना हमारी ज़िंदगी ह थोड़ी देर भी चल सकती है? क्या साँसों के बिना हम थोड़ी देर के लिए भी सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको आप लोग खुद ही करके देख लीजिए, है ना? थोड़ी देर के लिए साँसों को होल्ड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर कर पाएँगे? उसके बाद क्या होगा? जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना? और उसका लगेगा कि भई साँस कितनी ज़रूरी है, तब समझ में आता है, जब आप थोड़ी देर के लिए साँस को रोकने का प्रयास करते हो। तब समझ में आ जाता है कि साँस हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी साँसों के साथ में जुड़ना, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब साँस लेना भी सीखिए क्या? साँस तो ऑटोमैटिक चल ही रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि गलत तरीके से साँस लेकर के लोग अपनी बीमारियों को बढ़ाते हैं। मैंने खुद मेरे फ़ादर को देखा है, वो हमेशा मुँह से साँस लेते थे, मतलब कि उनको थोड़ा-सा ब्रीथिंग की शुरू से प्रॉब्लम रही। तो उनको मैं बहुत समझाती थी कि पापा नाक से साँस लीजिए, उनको बैठ के कई बार प्रैक्टिस भी कराते थे। लेकिन उनकी आदत ऐसी बनी हुई थी कि वो ज़्यादातर टाइम जो है, मुँह से ही साँस लेते थे, और मुँह से साँस लेना गलत तरीका होता है साँस लेने का। क्या होता है कि जब हम नाक से साँस ले रहे होते हैं, तो हमारी नाक में ऑटोमैटिक फ़िल्टर लगा होता है।
तो सांस जो है, जो हमारे जो वातावरण में जितने भी तरीके के वायरसेस होते हैं, ये सबको जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वो सब फिल्टर होके सांस हमारे अंदर जाती है। तो फिर शुद्ध सांस हमारे अंदर जा रही है। लेकिन अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो सब कुछ मुंह के द्वारा अंदर चला जा रहा है, ठीक है? तो इसलिए जो सही तरीका होता है वो होता है नाक से सांस लेना और गहरी सांसें लेना। कॉन्शियस ब्रीदिंग होती है और अनकॉन्शियस ब्रीदिंग होती है। हमारी बॉडी में 2 तरीके से सांसें चलती रहती हैं, ठीक है? जब हम सोते हैं तब भी हम देखते हैं हमारी सांसें चलती हैं, वो होती है अनकॉन्शियस ब्रीदिंग। लेकिन जब हम जाग रहे होते हैं तो हमें हमेशा कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी होती है। मतलब कि हमारा पूरा पेट, पूरा, जैसे कि अब अक्सर हम लोग अगर अपनी सांसों को देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सांसें ज़्यादा करके चेस्ट के ऊपर-ऊपर तक सांस लेते हैं, उसको उथली सांसें बोलते हैं। कई लोग बहुत फास्ट सांस लेते हैं। तो वो भी साँस लेने का तरीका सही नहीं होता है। जब हम साँस लें, तो हमारे लंग्स पूरे खुलने चाहिए, है ना? और हमारा पेट हल्का-सा बाहर आना चाहिए, जब हम साँस लेते हैं तो अंदर जाना चाहिए। ये साँस लेने की सही प्रक्रिया होती है। ये हमारे लंग्स को पूरी तरीके से खोलती है और ऑक्सीजन को हमारे बॉडी, अलग-अलग जो हमारे बॉडी पार्ट है, उन तक पहुँचाती है। तो जब हम क्या करते हैं कि हम केवल छोटी साँस लेते हैं, हम चेस्ट ब्रीथिंग करते हैं, तो सही तरीके से साँस का जो काम है वो पूरा नहीं होता है, ठीक है? तो हमेशा कॉन्शियस ब्रीथिंग करनी चाहिए और साँस को पूरा भरना और पूरा छोड़ना चाहिए। मतलब कि इसको हमें अपने लाइफ़स्टाइल का एक पार्ट बना लेना चाहिए। जैसे हम लोग इस बार 11 दिन के चैलेंज में क्या-क्या चीज़ें हमारे लाइफ़स्टाइल के लिए ज़रूरी है वो समझ रहे हैं, तो उनमें साँस सही तरीके से लेना एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो पिलर है, हेल्दी लाइफ़ के लिए, है ना? और हमारी आदत क्या होती है कि हम लोग साँसों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमें साँस लेने की आदत पर भी काम करना है। और क्यों करना है? क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, हर एक चीज़ की टेक्नीक होती है, जब हम उसको सीख कर के करते हैं तो वो हमारे को फ़ायदा पहुँचाती है। नहीं सीखेंगे, गलत-सलत करेंगे तो क्या होगा? उससे नुकसान होता है। तो उसी तरीके से ब्रीदिंग टेक्निक्स भी होती हैं, जिनको समझ के करना हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। डीप ब्रीथिंग एक नेचुरल पेन किलर होता है। जब बहुत ज़्यादा दर्द हो, कहीं पर भी बॉडी में आपको पेन हो, सर दर्द हो, पैर दर्द हो, पेट दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो, तो क्या करना होता है कि अगर आप थोड़ा-सा अपनी साँसों के ऊपर फ़ोकस करके और थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीथिंग करो। अपने दिमाग को शांत करके थोड़ी देर के लिए गहरी लंबी साँसें लेना शुरू करो। तो उससे क्या होता है कि आप देखोगे कि थोड़ी देर के लिए आपका पेन कम होने लग जाता है ना? या फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि काफ़ी लोगों को तो एकदम ही आराम आ जाता है, काफ़ी लोगों को जो दर्द की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। एक और तरीका होता है पेन को कम करने का, आप सब लोग जानते होंगे ईड़ा पिंगला नाड़ी के बारे में, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। जो हमारी बाईं नासिका होती है, वो होती है ईड़ा, ईड़ा नाड़ी उसको बोलते हैं, ठीक है? चंद्र नाड़ी। और जो हमारी दाईं जो नाड़ी हो, मतलब कि जिससे हम साँस लेते हैं, जो नासिका होती है, वो होती है पिंगला, उसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। तो अगर आपके बॉडी पार्ट में कहीं पर भी दर्द हो रहा है, मान लो कि म बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो रहा है, ठीक है? तो उस दर्द की फ्रीक्वेंसी को भी आप धीमा कर सकते हो, अपनी जो बाईं नाड़ी होती है, जो चंद्र नाड़ी होती है, उसको एक्टिव करके। उसको कैसे चेक करते हैं, कैसे एक्टिव करते हैं, अभी थोड़ी देर में वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो इस तरीके से जो हमारी साँसें होती हैं, उनको नियंत्रित करके, उनको सही तरीके से लेकर के, हम लोग अपनी बॉडी में अगर कहीं पर भी कोई पेन हो रहा है, तो पेन किलर का भी काम करती है। तो सबसे पहले जब पेन हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बस जल्दी से झट दवाई उठाएँ और दवाई खा लें। सबसे पहले अपनी साँसों का उपयोग करें, जो कि हमारी बॉडी हमें सेल्फ हीलिंग के रूप में देती है ना? तो साँस पहले डीप ब्रीथिंग करें, गहरी लंबी साँसें लें, अपनी बॉडी पर नियंत्रण करें। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ, सेल्फ टॉक मतलब अपनी बॉडी से कैसे बात करनी है। कल भी मैंने इसके बारे में एक वीडियो अपने स्टेटस पर शेयर किया था। अलग-अलग लोग इसको सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी बॉडी से बातें करें। यहाँ पर मैंने आपको इसके पहले भी बहुत बार सिखाया है कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो कैसे आप अपने डाइजेशन के लिए अपने पेट से बात कर सकते हो और आपका पेट क्लियर होने लगता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं आपको दर्द होता है, तो आप अपनी बॉडी से बात कर सकते हो और उसको ठीक कर सकते हो, है ना? कि कैसे मैं जो है अपने अलग-अलग बॉडी पार्ट को
कैसे वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं और आपका उनका सही होना आपके लिए कितना ज़रूरी है, वो कैसे ठीक हो रहा है, उसको ठीक होता हुआ देखें, उसको प्यार दें और आप देखेंगे धीरे-धीरे उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अनीता मैम को मैंने सिखाया था, उन्होंने किया भी है अपने डाइजेशन के लिए, अपने पैरों से बात करती रहीं, अपने नर्व से बात करती रहीं और काफ़ी हद तक उनको सही भी हुआ है, इस चीज़ में उनको फ़ायदा भी मिला है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी में खुद हीलिंग सिस्टम है, जब हम उससे बात करना सीख जाते हैं, कैसे करनी है, तो वो चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। तो उसको करना ज़रूरी है, साँसों के साथ-साथ में अपनी बॉडी से अच्छी तरीके से बात करना, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करना, वो भी हम कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग करने से एनर्जी बढ़ती है। जब कभी-कभी हम लोग को ऐसा लगता है ना कि हमारी एनर्जी बहुत कम है, आपको ऐसा लगे कि बहुत वीक फील हो रहा है, आप लोग सब जानते हैं ना भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं, तो हमें अगर कहीं पर भी लो फील हो रहा है, तो हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है भस्त्रिका प्राणायाम करने से, ठीक है? तो जब हम उस तरीके से करते हैं, जो भी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कई बार बहुत-बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें अलग-अलग टेक्निक्स काम करती हैं। मन खुश और शांत रहता है जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, क्योंकि डीप ब्रीथिंग करने से हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, वो शांत हो जाता है। जो हमारी वेगस नर्व होती है वो एक्टिव हो जाती है, जो कि हमारी सांसों को नियंत्रित करके हमारी बॉडी को तुरंत एक मैसेज भेजती है कि खतरा नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो इसी तरीके से हमारा जो मन होता है वो भी शांत हो जाता है, स्ट्रेस दूर होता है, हम खुश रहने लगते हैं। एंजाइटी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एंजाइटी हो गई तो अब एंजाइटी कभी दूर ही नहीं होगी, डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी। पर सच ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक से बढ़िया कुछ है ही नहीं। जब हम सीख जाते हैं, क्योंकि साँसें ही गड़बड़ हो जाती हैं जब हम हमको ये चीज़ें शुरू होती हैं, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, इनमें हमारी साँसें ही गड़बड़ होती हैं। शरीर में जो हैवीनेस फ़ील होने लग जाती है, जिन लोगों को एंजाइटी वगैरह होती होगी, वो जानते हैं कि सबसे पहले साँसें गड़बड़ होती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कि हम साँस ही नहीं ले पा रहे हैं, साँस खींच ही नहीं पा रहे हैं। चेस्ट पे हैवीनेस सी लगने लग जाती है, जिनको एंग्ज़ायटी होती है। बैक हैवी लगने लग जाता है। तो उस टाइम पे क्या करना होता है, डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिसेज़ जैसे कि बॉक्स ब्रीथिंग, साँसों को होल्ड करना। उसके अलावा जैसे आप लोगों ने यहाँ पर टूमा ब्रीथिंग सीखा हुआ है, साँसों को अंदर भरना और पूरे लंग्स को खोल करके साँस अंदर भरना और फिर छोड़ना। पूरा अंदर भरना और फिर छोड़ना, फिर अंदर भरना, फिर छोड़ना। जो ये प्रक्रिया होती है, ये जो चेस्ट में हैवीनेस होती है, बैक में हैवीनेस होती है, इसको कम करती है, हमारे लंग्स को खोलती है और इस तरीके से एंग्ज़ायटी को कम करती है। तो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के लिए बेस्ट चीज़ होती है कि हम अपनी साँसों के ऊपर प्रैक्टिस करें। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं और वो ना जाने कौन-कौन से ट्रीटमेंट और दवाइयाँ और जो ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, उनके पीछे-पीछे भागने लग जाते हैं। लेकिन सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं जिनको करके हम खुद अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग हमारे डाइजेशन को अच्छा रखती है। पेट संबंधी सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं और इसको दिन में हमें ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मतलब कि हर वक़्त करते रहें, मतलब कि कोशिश करें कॉन्शियस ब्रीथिंग की, जब आप दिन भर जब ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो सही तरीके से साँस लें, लेकिन दिन में कम से कम 2 बार जो इसकी टेक्निक्स होती हैं, जैसे बॉक्स ब्रीथिंग हो गई, है ना? या प्राणायाम हो गया, इनको पूरी अवेयरनेस के साथ दिन में हमको 2 बार तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। जैसे सुबह-शाम गोली खाते हैं ना, वैसे सुबह-शाम अगर हम ये कुछ प्राणायाम या बॉक्स ब्रीथिंग या जो और बेली ब्रीथिंग होती है, इनको पूरी कॉन्शियसनेस के साथ अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो इनसे हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। जैसे डाइजेशन का सही होना, हमारा पेट का सही होना, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, भूख जिनको नहीं लगती, उनको अच्छी भूख लगने लग जाती है। एक्स्ट्रा जिनको क्रेविंग्स होती हैं, उनकी क्रेविंग्स कंट्रोल होती है, स्किन ग्लो करती है, हमारे बाल अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा ना जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, अपनी साँस को साध लेते हैं, आप देखो उनके चेहरे पे एक अलग ग्लो होता है। देख के पता चलता है ना कि इनके चेहरे में कुछ अलग-सा ग्लो है या इनके चेहरे पे कुछ अलग सी चमक है। वो कैसे होती है? क्योंकि वो लोग ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से उनके बाल, उनका चेहरा, उनके चेहरे पे एक अलग नूर आपको दिखाई पड़ता है। वो सिर्फ़ इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि
उन्होंने सांसों को साधना सीखा है, ठीक है? तो बहुत सारे फायदे होते हैं। नींद अच्छी हो जाती है जब रात में नींद नहीं आए, है ना? मान लो कि आपको नींद नहीं आती, तो नींद सोने के पहले, ठीक पहले रात में अगर थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर ली जाए, तो उससे भी नींद अच्छी हो सकती है। एक और तरीका होता है कि आप जिस करवट में सोते हैं, मान लो कि उस करवट में आपको नींद नहीं आती है, तो उस टाइम पे हो सकता है मे बी कि आपकी जो भी नाड़ी चल रही हो, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है अच्छी नींद लाने के लिए। तो आपको जो दूसरी करवट है, उसके बल भी मतलब कि सो कर के देखना चाहिए, तो मे बी शायद वो अगर उसके एक्टिव होने से, जो दूसरी नाड़ी है उसके एक्टिव होने से भी नींद अच्छी होती है, ऐसा भी मैंने पढ़ा है। तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं और सोने के पहले डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अपने आप को शांत करना, जैसे कि जो रिलैक्सेशन जो टेक्निक होती है डीप ब्रीदिंग के साथ-साथ में, जो यहाँ पर आपको अक्सर शाम को कराई जाती है, रश्मि मैम कराती हैं, उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको डीप ब्रीथिंग के साथ-साथ में देखना होता है, अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कि आपका पैर पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा है, आपका पेट रिलैक्स हो रहा है, आपकी पीठ रिलैक्स हो रही है, आपके कंधे, आपका हाथ, गर्दन, चेहरा सब कुछ रिलैक्स हो रहा है। ऐसे जब आप अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देते जाते हैं कि मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है और आँखें बंद करके बस अपने आप से बात करते हैं कि मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, मैं बहुत अच्छी नींद में सो रही हूँ, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपको अच्छी गहरी नींद आ जाती है और आप डीप ब्रीथिंग में डीप स्लीप में चले जाते हो। तो इस तरीके से आप अपनी नींद पे भी काम कर सकते हो अगर आपको नींद नहीं आती है तो, ठीक है? अगर हम लोग अपनी किसी भी डिज़ीज़ पर काम करना चाहें, मान लो कि आपको कोई भी तरीके का बीपी का इश्यू है, शुगर का इश्यू है, थायरॉइड है, कोई भी तरीके का इश्यूज़ है, तो हम लोग अपने डिज़ीज़ रिवर्सल पर भी काम कर सकते हैं, अपनी ब्रीथिंग को अच्छा करके। डीप ब्रीथिंग से हमारी याददाश्त भी अच्छी होती है। फ़ोकस जो ब्रेन फॉग हमको लगता है ना कभी-कभी कि यहाँ पर कुछ धुंधला-धुंधला सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। काम का प्रेशर होने की वजह से भी कई बार जो होता है कि हम लोगों को इस तरीके की चीज़ें आती हैं, कुछ याद नहीं रहता है। मेंटल प्रेशर बढ़ने की वजह से फ़ोकस कहीं पर एक जगह पर नहीं रखता। तो जो डीप ब्रीथिंग होती है, अगर आप सुबह-शाम गहरी लंबी साँसें लेने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, तो ये ब्रेन फॉग जो होता है वो कम होता है, याददाश्त अच्छी होती है ना? डीप ब्रीथिंग से एक और चीज़ होती है कि हमारा ब्लड जो है वो अल्कलाइन हो जाता है। जो शैलो ब्रीथिंग से एसिडिक हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को अगर एसिड बनता हो बॉडी में, तो आप भी डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, इससे आपका ब्लड अल्कलाइन हो सकता है। ऐसी रिसर्चेज़ में बताया गया है। तो डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिसेज़ ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करनी चाहिए। मतलब हम लोग भूल जाते हैं, हमारी इतनी बिज़ी लाइफ़ है कि हम लोगों को लगता है कि अब ये भी करें, है ना? लेकिन कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर हम थोड़ा-थोड़ा समय निकाल करके, मतलब अगर आपको 5-10 मिनट भी मिलता है मान लो, तो उस समय में भी हम लोग अगर इन प्रैक्टिसेस को करना शुरू कर देते हैं, तो आपने देखा कि इसके कितने सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। ना सिर्फ़ शारीरिक रूप से फ़ायदा पहुँचता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमको फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हम लोग सिखाते हैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कितना भी फ़ॉलो कर लें कि अपनी विशेज़ को लिख लें, ग्रैटिट्यूड कर लें, लेकिन उनके साथ में अगर हम अपनी साँसों को जोड़ देते हैं, हम अपनी साँसों के माध्यम से कैसे यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करना है, वो हम सीख जाते हैं। क्योंकि अगर देखें, तो हम ब्रह्मांड का ही एक कण हैं, हम उसका ही हिस्सा हैं। तो उसके साथ में जब हम अलाइनमेंट बना लेते हैं, अपनी साँसों को हो कंट्रोल करके, नियंत्रित करके, तब जाके हमारी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होने लग जाती है और वो केवल और केवल डीप ब्रीथिंग के थ्रू ही हो सकती है, ठीक है? तो डीप ब्रीथिंग जब हम करते हैं, गहरी लंबी साँस लेते हैं, पेट तक साँस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे फेफड़े जो होते हैं पूरी तरीके से फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। इससे क्या होता है, इसकी जो कार्य क्षमता होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, वो भी बढ़ जाती है पूरी तरीके से। और क्या होता है कि हमारी बॉडी में सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। तो जब डीप ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में प्रॉपर तरीके से फैलता रहता है, ठीक है? तो जब भी कभी आपको एनर्जी कम महसूस हो, तो आपको ये समझो कि केवल ये एनर्जी की कमी नहीं है, मतलब ऐसा थकान, कमज़ोरी नहीं है, लेकिन हो सकता है मेबी हमारी ब्लड स्ट्रीम जो है उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई तरीके का चैलेंज हो रहा हो, है ना? तो ब्लड स्ट्रीम इसके लिए समझते हैं कि क्या है? हमारी जो बॉडी होती है, उसके अंदर हम लोग को मालूम है हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई होती है ना? और ब्लड क्या करता है कि हमारी जो हर एक सेल तक जो ये न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसको
पहुँचाता है, ठीक है? तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से होना वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में अच्छे से पहुँच पहुँच पाए, ठीक है? तो लेकिन अगर सेल्स सही तरीके से कभी-कभी सेल्स तक ब्लड नहीं पहुँच पाता, जब हम डीप ब्रीथिंग नहीं करते हैं, अच्छी तरीके से ब्रीथिंग नहीं करते हैं, तो सेल्स तक अगर ठीक से ये न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, तो सेल्स क्या होते हैं डेड होना शुरू हो जाते हैं और सही तरीके से काम नहीं कर पाते। तो क्या होता है, हमारी बॉडी वीक फील करती है। कमज़ोर फ़ील करने लग जाती है, थकान लगने लग जाती है। तो इसको ठीक तरीके से बनाए रखने के लिए भी डीप ब्रीथिंग बहुत हेल्प करती है। एक और चीज़ होता है हमारी बॉडी में, लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसको कि हमारी बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है। जब हम लोग साँस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं और ब्लड फ्लो होता है, उससे हमारी बॉडी को, सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है। इस दौरान जब हमारी सेल्स बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो एक और काम होता है। हमारी जो जब हमारी सेल्स एनर्जी बना रही होती हैं, तो हमारी बॉडी साथ-साथ में कुछ वेस्ट मटीरियल भी प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है? वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस कर रही होती है, जो कि हमारी सेल्स के इर्द-गिर्द जमा होता रहता है। समझ पा रहे हैं आप लोग सारी चीज़ें? समझ पा रहे हैं? बस समझना इतना ही है। देखो मैं इसलिए हम लोग आपको एक्सप्लेन इसलिए करते हैं कि हम अपनी बॉडी को इस तरीके से समझते हैं कि हमारी बॉडी में किस तरीके से काम होता है, कैसे हमें अपनी बॉडी को सपोर्ट करना है, सही तरीके का खाना दे के, सही तरीके से सांसें ले करके, क्योंकि यही गलती करते हैं तभी तो अस्पताल पहुंच जाते हैं। अगर ये सब गलतियाँ ना करें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं जीवन भर, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर इतना डीपली बताया जाता है कि आप कैसे अच्छा खाना खाओ, अच्छा सोचो, अच्छे से साँस लो, है ना? तो जब हम साँस लेते हैं, साँस ले रहे हैं पूरी बॉडी में किस लिए? कि ऑक्सीजन जाए अच्छे से, ऑक्सीजन अ, अच्छे तरीके से मिलेगा तो सारे अंग सही तरीके से काम कर पाते हैं, ठीक है? तो ये पूरी प्रक्रिया में जब हमारे सेल्स बॉडी को एनर्जी दे रहे होते हैं, तो शरीर में कुछ वेस्ट भी निकलता रहता है उस प्रक्रिया में। तो उस वेस्ट को जो हमारे शरीर में मूव कराता है ना? वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम को भी काम करने के लिए जैसे कि ब्लड को तो हार्ट पंप कर देता है पूरी बॉडी में पहुँचाने के लिए, लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी में होता है उसको मूव कराने के लिए ब्रीदिंग सही तरीके से करना ज़रूरी होता है, मूवमेंट करना पड़ता है। अगर हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी जैसे कि एक्सरसाइज़ इसलिए भी बहुत ज़रूरी होती है कि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स सेल्स जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो बाहर जाती रहें। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स घूमने लग जाते हैं और हमारा शरीर बीमार पड़ने लग जाता है। बीमारियाँ कैसे क्रिएट होती हैं? जो लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते सोचते हैं कि एक्सरसाइज़ की क्या ही ज़रूरत है। अब पहले बहुत ज़्यादा काम लोग करते थे तो ठीक है, वो मूवमेंट होता रहता था, सब काम कर रहे हैं, चक्की चला रहे हैं, खाना कर रहे हैं, खेतों तक जा रहे हैं, बहुत सारे काम होते थे। अब सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आदमी खाना बना ले यही बहुत बड़ी बात है। वो भी बनाने के लिए बहुत सारे लोग रखे हुए हैं। तो जब मूवमेंट नहीं है तो बॉडी में आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाएँगे। हालाँकि ये सब प्रक्रिया भगवान ने बना रखी है शरीर में, लेकिन क्योंकि अब हम उस तरीके से काम नहीं करते हैं, इसकी वजह से बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। वो धीरे-धीरे क्या होता है कि जब आपकी बॉडी से ब बाहर नहीं जा पा रहा है, मान लो कि वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, धीरे-धीरे आपके शरीर में जमा होने लग जाते हैं, आपके ऑर्गन्स के इर्द-गिर्द जमा होने लगेंगे, तो बीमारी बनेगी बनेगी, ठीक है? तो उन्हीं टॉक्सिन्स को मेंटेन करने के लिए, उसके मूवमेंट के लिए, उसको बॉडी से क्लियर रखने के लिए भी डीप ब्रीथिंग की आवश्यकता होती है। हमें गहरी साँसें लेना या बॉडी को एक्सरसाइज़ कराना, मूवमेंट रखना, वो भी उतना ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? इसलिए भी हमको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। और ये जो लिम्फ्स होता है, मान लो कि आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड होता है, उसके 4 गुना होता है। इतना सारा होता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको मूव कराने के लिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि आपको अब से कॉन्शियस ब्रीथिंग करनी है, मतलब कि डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिसेस हम लोगों को ज़रूर करनी है, ठीक है? तो सोचो कि ये सब बातें आम लोगों को नहीं पता होती हैं, है ना? जबकि हम लोगों को ये सब चीज़ें पता रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी बॉडी जो हमको भगवान ने दी है, इनके सिस्टम को सही तरीके से चला सकें और हमेशा स्वस्थ रह सकें। क्योंकि स्वस्थ रहना हमारे ही हाथ में है। हमारी बॉडी है, इसको कैसे सही तरीके से चलाना है, अगर हम ही नहीं समझेंगे और हम हर चीज़ के लिए दवाइयों पर, डॉक्टर्स पर डिपेंड हो जाएँगे तो कैसे होगा, ठीक है? तो आज हम लोग कुछ टेक्निक्स सीखेंगे कि कैसे
इसके थ्रू अपनी हम सांसों को ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो हम लोग चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है? तो हम सब लोगों को जब हम जाग भी रहे हों तब भी हमें मतलब कि कॉन्शियस ब्रीदिंग करिए। कोशिश हमेशा हमें हमें यही करनी है कि हमारी ब्रीदिंग एक तो स्लो हो, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि इंसान अपनी गिनती की सांसें लेके आया है। ऐसा सुनते हैं ना? जिसकी जितनी लंबी सांस उसका उतना लंबा जीवन, है ना? तो जैसे कछुआ होता है, वो क्या सबसे धीमी सांसें लेता है, तो उसका जीवन बहुत लंबा होता है ना? तो सांस धीमी होनी चाहिए और लंबी सांसें इसीलिए लेने को बोला गया है। तो जब हम धीमी और लंबी सांसें लेते हैं तो अपनी आयु पर भी आयु को भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे धर्म ग्रंथ और ये सब चीज़ें हमें बताते हैं, तो ऐसा कहा गया है, इसलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पूरी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ में मतलब कि हम जभी भी साँस ले रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान ले जाएँ। इससे कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोज़ थोड़ा-थोड़ा इसके साथ में जुड़ के, कि सुबह-शाम जैसे कि हम उठते हैं, केवल हम बेड पे बैठे हैं, ठीक है? उठ के आप बेड पे बैठे, उस टाइम भी थोड़ा-सा आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, अपने आप से जुड़ सकते हैं। उस समय क्या करना होता है कि केवल और केवल आपको अपनी साँसों को वॉच करना होता है, देखना होता है कि हमारी साँसें कैसे चल रही हैं। मतलब कि आपने आँख बंद करी, पूरा पेट तक सांस भरा, सांस छोड़ा, सांस भरा, सांस छोड़ा, सांस भरा, सांस छोड़ा। इस प्रक्रिया में आपको केवल और केवल अपनी सांसों को वॉच करना है। देखना है कि आपकी सांसें कैसे पूरी अंदर पेट तक जा रही हैं, पेट बाहर आ रहा है, सांस अंदर भर रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है, फेफड़े कैसे आपके पूरे लंग्स कैसे बाहर जा रहे हैं। पूरी अपनी बॉडी को ना आपको एक देखना है कि सिर्फ ऑब्जर्व करना है अपने आप को कि किस तरीके से आपके सांस लेने का काम हो रहा है। इस तरीके से आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रखनी है अपनी सांसों के ऊपर। ये सांस लेने की एक टेक्नीक होती है। तो सबसे पहले जब सुबह-सुबह हम उठते हैं, तो हम लोग इस तरीके की जो प्रैक्टिस होती है, उसको कर सकते हैं, ठीक है? और फिर पूरे दिन में जब आप इस तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस करना सीख जाएँगे, तो हमारा ध्यान, हमारा फ़ोकस सांसों की तरफ बनने लग जाएगा। तो सही जो ब्रीदिंग होती है, उसमें पेट हमेशा हल्का-सा बाहर आना चाहिए, ठीक है? पूरा तरीके से लंग्स खुलने चाहिए और बंद होने चाहिए, खुलने चाहिए और बंद होने चाहिए, ठीक है? इस तरीके से साँस हमेशा लेनी चाहिए। माउथ ब्रीथिंग नहीं करनी चाहिए। जब कभी मान लो कि परेशानी है, नहीं साँस आ रही है, कोई ऐसी इमरजेंसी है, तो कई बार ऐसा लोग करते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि माउथ ब्रीथिंग नहीं अच्छी होती है किसी भी हाल में। मुँह से साँस छोड़ सकते हैं, मुँह से साँस ले नहीं सकते हैं। जब हम डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको रिलैक्स करना है, आपको कुछ भी बहुत मतलब टेंशन हो रही है, तनाव हो रही है, तो गहरी साँस भर के जब हम मुँह से साँस धीरे-धीरे छोड़ते हैं, तो बॉडी तुरंत रिलैक्स मोड पे चली जाती है। नाक से साँस लें और मुँह से छोड़ें, नाक से साँस लें, मुँह से छोड़ें। इस प्रक्रिया को भी अपनी बॉडी को तुरंत आराम में लाने के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? नोज़ ब्रीथिंग जो होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। कैसे? कि वो अंदर जो है वो गंदगी, धूल इन सब के बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको फ़िल्टर करके अंदर भेजती है। इससे क्या होता है हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं, ठीक है? तो हमेशा नोज़ ब्रीथिंग करें और हम लोग कुछ टेक्निक्स को समझेंगे जैसे होता है कि बॉक्स ब्रीथिंग, है ना? और बॉक्स ब्रीथिंग समझने के पहले हम एक चीज़ और समझते हैं कि हम लोग अक्सर करके गलत पोस्चर में बैठते हैं। गलत पोस्चर में बैठने से भी जैसे झुक के बैठना है, ऐसा ना होता है बहुत सारे लोग फ़ोन ले लेंगे ऐसे झुक के बैठ जाएँगे। मैंने बहुत बच्चों को देखा है। बच्चों के आपको पता है कि बच्चों की फेस की शेप, उनकी शेप, उनका लंबाई, उनकी ग्रोथ, ये भी उनके साँस लेने के तरीके पे डिपेंड करती है। तो इसलिए जैसे जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो स्पेशली उसको डीप ब्रीथिंग ज़रूर सिखाइए, है ना? उससे उसकी ग्रोथ पर, उसके फेस के स्ट्रक्चर पर, उसके दाँतों पर, इन सब पे भी असर पड़ता है। ये भी मैंने पढ़ा था। और होता है एक जो गलत पोस्चर, जैसे बच्चों को आप देखेंगे, मैंने बहुत बार देखा है और बच्चों को कई बार बाहर भी मैं टोक देती हूँ। जो बच्चे बाहर जैसे फ़ोन ले लेंगे और कुर्सी पर बिल्कुल ऐसे बैठ जाएँगे, एकदम झुक के, बिल्कुल झुक के और फ़ोन में एकदम घुस जाएँगे। वो एकदम गलत तरीका होता है और हम बड़े भी जभी भी हम बैठते हैं तो हमें अपनी पीठ को स्ट्रेट करके बैठना होता है ना? जब हम गलत पोस्चर में बैठते हैं, अगर आपका जो है लंग्स ऐसे झुके हुए होंगे, तो पूरा ये खुल नहीं पाएगा साँस लेने के दौरान। आप ऐसे बैठो, कहाँ खुल पा रहा है? साँस जब आप ले रहे हो और अगर आप महसूस करो तो ज़्यादातर हम यहीं तक साँस ले रहे होते हैं, चेस्ट तक आप साँस ले रहे होते हो, है ना? तो जब जानबूझ के इस तरीके से स्ट्रेट होकर के बैठें और जब साँस लें,
तो कोशिश करें कि आपका पूरा पेट और चेस्ट बाहर की तरफ आए, अंदर की तरफ जाए, बाहर की तरफ जाए, अंदर की तरफ आए। इस तरीके से इस प्रैक्टिस को हमको करना होता है। तो हम गलत पोस्चर भी हमारे लंग्स को एक्सपेंड होने नहीं देता है, ठीक है? तो गलत पोस्चर भी में भी ना बैठें, ठीक है? तो हम लोग डीप बॉक्स ब्रीदिंग जो होती है, बॉक्स ब्रीदिंग को समझते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग एक टेक्निक होती है जिसमें कि हम लोग 4 सेकंड तक सांसों को अंदर भरते हैं, 4 सेकंड तक सांसों को होल्ड करते हैं, 4 सेकंड तक सांसों को छोड़ते हैं और फिर 4 सेकंड तक छोड़ने के बाद भी फिर से सांसों को होल्ड करते हैं। जिनको भी किसी भी तरीके की सांस लेने में दिक्कत होती हो कि आपको अस्थमा है ना? या अलग कोई ब्रीदिंग इश्यूज आपको होते हैं या एंजाइटी है या डिप्रेशन सा रहता है, आप बॉक्स ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे साथ-साथ इसको दोहरा सकते हैं। जैसे कि आपने सांस अंदर भरी, 4 काउंट तक आप खुद से सांस लेके देखिए। सांस अंदर भरी, होल्ड करी, 1 2 3 4 करके सांस को होल्ड करा, फिर सांसों को धीरे-धीरे छोड़ा, मुँह से छोड़ सकते हैं, नाक से छोड़ सकते हैं सांस 4 काउंट तक और फिर होल्ड कर लिए। इस तरीके की प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। आप सबने कुंभक के बारे में सुना होगा। उसमें क्या करते हैं, आपको सांस भरनी होती है और सांस अच्छे से भर करके ले करके 4-5 बार ऐसे करके फिर सांसों को होल्ड करना होता है। जितनी देर तक आप अपनी सांसों को होल्ड कर सकते हैं। ऐसा आप टूमा ब्रीदिंग में सीखते हो कि आप पहले सांस को अपने लंग्स को खोलते हो, बंद करते हो, खोलते बंद करते हो। उसके बाद आप 30 सेकंड के लिए 40-50 जितना भी आप बढ़ा सकते हैं उसको, उतनी देर के लिए सांसों को होल्ड करते हो। इससे भी जो हमारे लंग्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है ना? और कई बार जो है उससे जिन लोगों को भी अस्थमा ये सब चीज़ें उनको बहुत हेल्प मिलती है अपनी ब्रीदिंग को अच्छा रखने के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी सांसों को अच्छा कर सकते हो। प्राणायाम जो देखते हैं हम लोग प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम भी हमारे एनर्जी फ्लो को बैलेंस करता है, ठीक है? जैसे अनुलोम-विलोम होते हैं, ये क्या करते हैं जैसे हमने चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की बात करी। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जैसे कि हमारी जो मैंने बताया कि हमारी लेफ्ट लेफ्ट जो नासिका होती है और राइट नासिका होती है, इनको बैलेंस करना होता है। जैसे कि मान लो कि हम जब सुबह उठते हैं, हम चेक कर सकते हैं, अपनी नाड़ी को हम खुद चेक कर सकते हैं कि कौन-सी नाड़ी चल रही है, ठीक है? सुबह उठते हैं, तो हम चेक कर सकते हैं। जभी भी आप देखोगे ना दोनों में से समान फ्लो नहीं आता। अभी भी आप चेक करके देखो, तो एक नासिका में से आपको एयर का फ्लो जो है वो ज़्यादा आ रहा होगा, एक में से कम आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपकी कौन-सी नाड़ी किस वक़्त में कौन-सी नाड़ी ज़्यादा चल रही है, ठीक है? तो क्या करता है कि अनुलोम-विलोम इनको बैलेंस में बना के रखता है। ये नाड़ियाँ चेंज होती रहती हैं ऑटोमैटिक अपने आप। हर 1 घंटे में मतलब लगभग 1 घंटे में सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी ऐसे करके अपने आप एक्टिव हो जाती है। एक होती है सुषुम्ना नाड़ी, वो हमारी रीढ़ की हड्डी से होते हुए फ्लो होती है। अगर वो हो जाए वो सबसे बढ़िया होता है। तो उस दौरान मैनिफेस्टेशन और बॉडी में हमारी जो ऊर्जा होती है, ये बहुत अच्छी तरीके से अलाइन होती है। तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। उसको हम लोग जब दोनों अपनी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को सही तरीके से बैलेंस करना सीख जाते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी भी एक दिन एक्टिव हो जाती है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए। हमारे डाइजेशन में बहुत इसका महत्व होता है। बताया गया है बहुत सारी बुक्स में भी कि जब हम खाना खाते हैं, है ना? तो हमें जब खाना खाते वक़्त हमें अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपकी नाड़ी कोई भी चल रही है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। मान लो कि आप खाना खाने के पहले अपनी नाड़ी को चेक करो, ठीक है? अगर खाना खाते समय आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, हमको भी मालूम है कि खाना खाते समय कुछ डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं, वो निकलते हैं हमारी बॉडी में। पाचक रस उसकी वजह से डाइजेशन जो है हमारा अच्छा होता है। तो पाचक रस और अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो सकता है जब हमारी सूर्य नाड़ी चल रही हो, ठीक है? सूर्य नाड़ी मतलब कि शरीर में गर्मी मतलब कि ऊष्मा जो है वो देगा। तो जब हम आप अपनी नाक को चेक कर लें, खाने के पहले अपनी नाक को चेक कर लें कौन-सी नाड़ी आपकी चल रही है। अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो आपको अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है। तो कैसे कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए जिस नाड़ी को आपको एक्टिव करना है, उसके अपोज़िट वाली को आपको बंद करना है। या इसका एक तरीका होता है, बताया गया है कि जिस नाड़ी को आपको एक्टिव करना है, एक स्माइली वाला बॉल होता है ना सबके घर में, तो मान लो कि आपको सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है, तो एक स्माइली वाला बॉल लेकर के आपको अपने ये आर्मपिट के नीचे रखना होता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। एक और तरीका बताया गया है कि पैरों के नीचे, जैसे कि मान लो
आपको जो भी नाड़ी एक्टिव करनी है उसके पैरों को थोड़ा सा ऊंचा कर लो। जैसे कोई भी पीढ़ा या टेबल छोटा वाला जो स्टूल होता है उसको ऊंचा कर लो। जैसे आपको सूर्य नाड़ी एक्टिव करनी है तो अपना पैर थोड़ा सा ऊपर करके तब डाइनिंग टेबल पर बैठिए, कि अपने पैरों के नीचे कुछ लगा लीजिए और दाहिने पैर को थोड़ा ऊपर की तरफ रख लीजिए, ऊपर की तरफ करके, और तब खाना शुरू करिए। उससे आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी और सूर्य नाड़ी एक्टिव होने से आप अपना डाइजेशन को बेहतर बना सकते हो। तो ये सब चीजें बताई गई है, मैं भी आपको बता पाती हूँ। देखो ये वाली बुक है, पूरी रात में अच्छे से पूरी पढ़ी है। इसको ये पढ़ती भी रहती हूँ, सांसों का रहस्य, इसमें ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, नाड़ियों के बारे में पूरा, कैसे नाड़ी काम करती है, कैसे उसको हम चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें। क्या है, कैसे मतलब मैनिफेस्टेशन के बारे में भी दिया हुआ है इसमें। ये भी बताया हुआ है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मिसिंग लिंक होता है वो हमारी सांसें होती है। कैसे सांसों को मैनेज करके हम लोग अपने, ये केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल लिखना नहीं है, केवल सोचना नहीं है, लेकिन जब हम उसको अपनी सांसों को भी अपनी जोड़ देते हैं, उसकी टेक्निक को ठीक कर लेते हैं, तो हम पूरी तरीके से उसको समझ जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी में मैजिक जो होता है उसको क्रिएट करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है, क्योंकि बहुत वृहद विषय है स्वर विज्ञान, उसको पढ़ना चाहिए, हालांकि सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। आप लोग इसके बारे में बहुत सारा इंटरनेट पे भी सामग्री है, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। तो ये सब चीजें पढ़ सकते हैं अपने खाली समय में। आप लोग भी इसको पढ़ें, इसको जानने समझने की कोशिश करें, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग प्राणायाम की बात कर रहे थे कि प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम क्या करता है, हमारी यही ईड़ा और पिंगला जो नाड़ियां हैं उनको संतुलित करता है। अनुलोम विलोम क्या होता है, फोकस बढ़ाता है ना, कंसंट्रेशन बढ़ाता है और ध्यान लगाने में हमारी मदद करता है। जैसे जो लोग कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, तो आप अनुलोम विलोम कीजिए, आपका मेडिटेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा। कपालभाति क्या करता है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत मदद करता है। इस प्राणायाम से, जैसे हमने कहा कि हमारी बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, तो जब हम मूवमेंट ज्यादा देते हैं, हम जब कपालभाति के थ्रू अपने पेट का जब वो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो तेजी से मूव करता है और उससे बॉडी में डिटॉक्स क्लियर होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम जो होता है, इसमें हमिंग साउंड करने से हमारा दिमाग शांत होता है। ठीक है, उज्जयी प्राणायाम जब हम लोग करते हैं, इस तरीके से जो हम सांस लेते हैं, वो हमारे लंग्स को मजबूत करता है और हमारा जो थायराइड फंक्शन होता है उसको बेहतर करता है। भस्त्रिका करने से बॉडी में पूरा ऑक्सीजन अच्छी तरीके से फ्लो होता है और बॉडी तुरंत एनर्जेटिक फील करने लग जाती है। तो इतने सारे फायदे हम सबने जाने कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी को अच्छा रख सकते हैं, कि मतलब आपको किसी डॉक्टर की, किसी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम केवल और केवल अपनी सांस को एक्टिव करना सीख जाएं, सांस को अच्छी तरीके से लेना सीख जाएं। ठीक है, तो चलिए एक जल्दी से एक प्रैक्टिस करेंगे और अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए हम कैसे जोड़ सकते हैं, अपनी ऊर्जा अपनी एनर्जी के साथ में कैसे अलाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा वो प्रैक्टिस करिए। कि शुरुआत में हमने आज अफर्मेशन नहीं किया था। तो अभी जिनके पास में टाइम है वो थोड़ा सा मुझे 5 मिनट और दीजिएगा। आप 5 मिनट के लिए बस सिर्फ बैठिए और कैसे आप अपनी खुद से, मैं ये आपको सिखाऊंगी और आप लोग कैसे इसको प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं, ये आप लोग डेली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सभी लोग बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, सीधे होके बैठ जाइए, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और आंखों को बंद रखिएगा। आंख बंद रखते हैं तो फोकस पूरा हमारी बॉडी पर हो सकता है। अपनी बॉडी पर पूरा फोकस रखिए और पूरे फोकस के साथ में इस प्रक्रिया को करेंगे। अपने शरीर को महसूस करना है, ठीक है, ध्यान इधर उधर नहीं लेके जाना है। इसलिए मैंने बोला कि आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद रखनी है, क्योंकि शरीर पर फोकस रखना है। इधर उधर घूमते रहेंगे, दिमाग चलाते रहेंगे तो पूरी तरीके से इस प्रक्रिया को सीख नहीं पाएंगे, फायदा नहीं ले पाएंगे। तो अपनी आंखों को बंद रखिए और पूरा फोकस अपने शरीर पर रखिए। इस क्षण, इस वक्त आप यहाँ पर बैठे हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और आप पूरी तरीके से शांत हैं। पूरा फोकस अपनी बॉडी की तरफ और चलिए गहरी लंबी सांसें लेना शुरू करिए और अपनी सांसों को देखना शुरू करिए। सांस भरिए, पूरी तरीके से सांस पेट में भरिए, पेट बाहर, थोड़ा सा लंग्स को एक्सपेंड कीजिए, पेट बाहर कीजिए और सांसों को छोड़ते वक्त अंदर। एक बार फिर से सांस भरिए और सांसों को छोड़िए।
एक बार और इस प्रक्रिया को करेंगे, सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। केवल अपनी सांसों पर फोकस रखिए और सांसों को आता जाता हुआ महसूस कीजिए। सिर्फ सांस को देखना है, कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल सांसों को देखना है और महसूस करना है। इस पूरी प्रक्रिया को फील करना है। सांसों के आने जाने के चक्र को केवल और केवल देखते रहना है। कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए, केवल ऑब्जर्व कीजिए अपने सांसों को। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। किस तरीके से यह प्रोसेस चल रहा है? सांस आपकी नाक से होते हुए, लंग से होते हुए पूरा पेट तक, नाभि तक जा रही है और फिर धीरे-धीरे आप उसे बाहर छोड़ रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को महसूस कीजिए। गहरी सांस लीजिए। एक बार और इनहेल, फील कीजिए कैसे नाक से सांस होते हुए, लंग से होते हुए आपका पेट बाहर और पूरा पेट अंदर। फील कीजिए कि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। जब आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, इस पूरी प्रक्रिया में आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। सांस अंदर, ऊर्जा अंदर, एनर्जी अंदर, सांस बाहर, सारा टेंशन, सारी तनाव, सारी नेगेटिविटी बाहर। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, पूरी नाभि तक भरिए और छोड़िए और महसूस करिए कि सांस भरते समय पॉजिटिविटी अंदर इनहेल कर रहे हैं और सांस छोड़ते समय सारी नेगेटिविटी, टेंशन, स्ट्रेस सब कुछ बाहर छोड़ रहे हैं। पूरी तरीके से महसूस करते हुए अपनी सांसों को भरिए और छोड़ते रहिए और फील कीजिए कि फ्रेश एनर्जी, फ्रेश एयर आपके अंदर पूरी तरह से भर रही है। सारा स्ट्रेस, सारा तनाव आपकी सांसों के साथ में बाहर जा रहा है। अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को धीरे-धीरे करके रिलैक्स करें, पूरा फोकस अपने शरीर पर रखें। देखें कैसे आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं। आपके पूरे पैर, पैरों की उँगलियां, एड़ी, पंजे, काफ मसल्स, थाइस सबको ढीला छोड़ते जाइए और सांसें लेते जाइए। गहरी लंबी सांस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। पूरा फोकस अपनी कमर पर, लोअर बैक, अपर बैक, रिलैक्स, रिलैक्स। सांसें लेते जाइए। पेट बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। पेट बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। शांति से अपनी सांसों को लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ऑब्जर्व करते रहिए इस पूरी प्रक्रिया को। पूरा ध्यान अपने चेस्ट की तरफ, कैसे सांस अंदर भर रही है फेफड़ों में, छोड़ छोड़ रहे हैं आप। पूरी तरीके से महसूस करते हुए चेस्ट को रिलैक्स कीजिए। पैर रिलैक्स, बैक पूरा रिलैक्स, पेट रिलैक्स, छाती का पोर्शन पूरा रिलैक्स, दोनों हाथ और कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड। आपकी गर्दन और चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स्ड। दिमाग शांत, पूरा शरीर बहुत गहरे आराम में। पूरा शरीर बहुत गहरे आराम की अवस्था में। और अब सिर्फ सांसों पर फोकस कीजिए। सिर्फ सांसों को आता जाता महसूस कीजिए। सांसों को आता जाता देखिए। सिर्फ और सिर्फ फोकस पूरा सांसों पर। नाक से सांस अंदर पूरा पेट तक जा रही है, फिर बाहर